मीरपुर नाम के गांव में मुकेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी लता और 5 साल की बेटी प्रिया के साथ रहता था। मुकेश गांव के जमींदार साहब के यहाँ काम किया करता था। उनकी जिंदगी में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी का समय बदलते हुए देर नहीं लगती। एक दिन जमींदार साहब के एक नौकर ने उनकी पत्नी के गहने चुरा लिए, लेकिन जब जमींदार साहब को इस बारे में पता चला तो उसने बचने के लिए मुकेश के कुर्ते के जेब में वो गहने चोरी चुपके डालकर मुकेश को चोरी के इल्जाम में फंसा दिया। नमक हराम, मैं तो तुझे एक सीधा साधा इंसान समझता था, लेकिन तू तो बड़ा मक्कार निकला। तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, वो वहीं आकर तुझे जेल ले जाएगी। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। मैंने आपके घर कोई चोरी नहीं की। कोई जानबूझकर मुझे चोरी के इल्जाम में फंसा रहा है। आप मेरी बात समझिए। मुकेश जमींदार साहब के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है। वो खुद को बेगुनाह साबित करने की बहुत कोशिश भी करता है, लेकिन जमींदार साहब उसकी एक बात नहीं सुनते और पुलिस को बुलाकर उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। जब उसकी पत्नी को इस बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन पर जाती है। साहब, मेरे पति ने कुछ भी नहीं किया, उन्हें छोड़ दीजिए। वो एक बहुत ही ईमानदार आदमी है। वो ऐसे किसी के भी घर में चोरी नहीं कर सकते। जमींदार साहब को जरूर कोई गलतफहमी हुई है साहब। माफ करना बहन जी, लेकिन यह आपका मोहल्ला नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन है। यहाँ पर सबूत के आधार पर सब होता है। आपके पति की जेब से जमींदार जी की पत्नी के गहने मिले हैं। इसे गुनाहगार साबित करने के लिए हमें किसी और सबूत की जरूरत नहीं है। आपको अगर थोड़ी देर के लिए अपने पति से कुछ बात करनी है तो कर सकती है, उसके बाद आप इनसे नहीं मिल पाएंगी। ये बात सुनकर लता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जल्दी से मुकेश से बात करने के लिए जाती है। उसकी आंखों में आंसू देखकर मुकेश भी भावुक हो जाता है। तुम चिंता मत करो लता, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं बेगुनाह हूं। जिस दिन वो असली चोर पकड़ा जाएगा उस दिन ये लोग मुझे छोड़ देंगे। मैं जल्दी घर वापस आऊंगा। तब तक तुम अपना और प्रिया का ध्यान रखना। आप चिंता मत कीजिए जी, मैं अच्छे से अच्छे वकील के पास जाऊंगी, लेकिन जैसे तैसे करके आपको यहाँ से निकाल लूंगी। चलो बहुत हो गया, अब अपने घर जाओ। इतनी देर मिलने की इजाजत नहीं है किसी को। लता रोते हुए घर पर आती है। मुकेश पर झूठे चोरी का इल्जाम लगने की वजह से पूरे गांव में उसका नाम खराब हो जाता है। उसे जेल से रिहा करवाने के लिए लता एक वकील के पास जाती है। देखो, आपके पति को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए आपको मुझे कम से कम 2 लाख रुपए फीस देनी होगी, क्योंकि मामला जमींदार साहब का है। इतनी रकम तो लगेगी। ठीक है वकील साहब। वकील की इतनी भारी फीस सुनकर लता बहुत परेशान हो जाती है। मुकेश के जेल जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी लता पर आ गई थी, लेकिन गांव में कोई भी मुकेश की चोरी वाली घटना की वजह से लता को काम पर नहीं रख रहा था। माँ, मैंने बहुत दिन से तुम्हारे हाथ का वड़ा पाव नहीं खाया है। हम कितने दिन से ये अचार के साथ सूखी रोटी ही खा रहे हैं। आज मेरा तुम्हारे हाथ का वड़ा पाव खाने का बहुत मन कर रहा है। तुम मेरे लिए वड़ा पाव बनाओ ना। वड़ा पाव? लेकिन बेटा, इस वक्त मेरे पास वड़ा पाव बनाने का सामान नहीं है, ना ही मेरे पास सामान लाने के लिए पैसे हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वड़ा पाव खाना है। प्रिया को रोते हुए देखकर लता का दिल पसीज जाता है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए वड़ा पाव बना दूंगी। मैं शांति दीदी से जाकर पूछती हूँ, अगर वो मुझे कुछ पैसे उधार दे देंगी तो मैं वड़ा पाव बनाने का सामान ले आऊंगी। लता अपनी पड़ोसन शांति के घर जाती है। शांति दीदी, माफ करना आपको इस वक्त परेशान किया, लेकिन आज प्रिया का वड़ा पाव खाने का बहुत मन है और मेरे पास वड़ा पाव का सामान लाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकती है? मैं जल्द ही आपको आपके पैसे लौटा दूंगी। अरे तू कहाँ से मेरे पैसे वापस करेगी? पति तो तेरा जेल में पड़ा है और तेरे पास करने को कोई काम भी नहीं है। एक वड़ा पाव का सामान खरीदने को तो तेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पैसे तू कहाँ से चुकाएगी? कोई बात नहीं दीदी, रहने दीजिए। लता अपना सिर झुकाए वहां से जाने लगती है। तभी पीछे से शांति उसे आवाज देती है। अच्छा सुन, मुफ्त में तो मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगी।
लेकिन अगर तू मेरे घर की अच्छी तरह साफ सफाई करके सारे बर्तन और कपड़े धो देगी तो मैं तुझे 100 रुपए दे दूंगी। ठीक है दीदी, मैं आपका सारा काम कर दूंगी, लेकिन आप मुझे 100 रुपए दे दीजिए। अरे दे दूंगी, लेकिन पहले सारा काम तो करके दे, वरना क्या पता तू पैसे ले और काम करने का नाम ही ना ले। शांति लता की मजबूरी का फायदा उठाकर बार बार उसे ताने देती है, लेकिन अपनी मजबूरी की वजह से लता उसे कुछ नहीं कहती और चुपचाप शांति के घर का सारा काम कर देती है। शांति दीदी, मैंने आपके घर का सारा काम कर दिया, अब आप मुझे मेरे 100 रुपए दे दीजिए। 100 रुपए तो नहीं, तू ये 80 रुपए रख ले। लेकिन बात तो 100 रुपए की हुई थी दीदी। हाँ हुई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि तू बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन ये तो तूने बस काम चलाऊ काम किया है। बर्तन भी ठीक से साफ नहीं किए तूने। ऐसे काम के लिए मैं तुझे जो 80 रुपए दे रही हूँ वो भी तेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चाहिए तो रख, वरना जा यहाँ से। नहीं दीदी, आप मुझे 80 रुपए ही दे दीजिए। लता शांति से 80 रुपए लेकर बाजार से वड़ा पाव बनाने का सामान खरीद लाती है। वो घर आकर अपनी बेटी के लिए वड़ा पाव बनाती है। वाह माँ, वड़ा पाव की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, मुझे जल्दी से खाने को दो। बस अभी दे रही हूँ बेटा, 2 मिनट रुक जा। लता गरम गरम वड़ा पाव प्रिया को खाने के लिए देती है तो प्रिया उसे खाकर अपनी उंगलियां चाटती रह जाती है। वाह माँ, आज तो ये वड़ा पाव और भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। तुम जैसे वड़ा पाव इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं बना पाता। अगर तुम गांव में अपना वड़ा पाव का एक ठेला खोल लो तो सब तुम्हारे हाथ का वड़ा पाव खाकर अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। प्रिया की ये बात लता के मन में बैठ जाती है। वैसे बात तो सही कह रही है बेटा, मुझे तो वैसे भी गांव में कोई भी अपने यहाँ काम नहीं दे रहा। मुझे घर का खर्च चलाने के लिए वड़ा पाव का एक ठेला ही खोल लेना चाहिए। लेकिन माँ, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? हम तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से खा पाते हैं। प्रिया की इस बात से लता सोच में पड़ जाती है। तभी वो अपनी अलमारी में कुछ ढूंढने लगती है। अलमारी में रखे रखे ये गहने मेरे किसी काम नहीं आएंगे, ना ही मैं इन थोड़े से गहनों को बेचकर मुकेश जी को जेल से रिहा करवाने के लिए वकील की फीस भर सकती हूँ। इससे अच्छा तो मैं इन्हें बेचकर वड़ा पाव का एक ठेला ही खोल लूँ। कम से कम मैं ठेले से थोड़े बहुत पैसे कमाकर अपनी बच्ची का अच्छी तरह ध्यान तो रख पाऊंगी, और क्या पता मैं उन पैसों से मुकेश जी को जेल से भी छुड़वा पाऊं। लता अपने गांव से कुछ दूरी के एक गांव में जाकर एक सुनार के पास अपने गहने बेच देती है। उन पैसों से वो गांव में अपना एक वड़ा पाव का ठेला लगाती है। वड़ा पाव ले लो, वड़ा पाव, गरम गरम स्वादिष्ट वड़ा पाव। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे, कभी इसके स्वाद को भुला नहीं पाओगे। लता की आवाज सुनकर उसके ठेले के पास कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे वाह, वड़ा पाव की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। एक वड़ा पाव कितने का है दीदी? बस 10 रुपए का भैया। अरे वाह, ये तो बहुत ही सस्ता है, मुझे एक दे दीजिए। लता उस ग्राहक को वड़ा पाव बनाकर देती है। तभी एक ग्राहक उससे कहता है, अरे तुम तो उस मुकेश की पत्नी हो ना, जिसने जमींदार की बीवी के गहने चुराए थे। बताओ, तुम्हारे पति की वजह से तुम्हें इस तरह से ठेला लगाकर वड़ा पाव बेचना पड़ रहा है। जरा जबान संभाल कर बात कीजिए भाई साहब, मेरे पति कोई चोर वोर नहीं है। किसी ने जानबूझकर उन्हें चोरी के इल्जाम में फंसाया है। अरे ये सब तो कहने की बातें हैं, हर चोर पकड़े जाने के बाद यही कहता है। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हारे पति ने जमींदार साहब की पत्नी के गहने नहीं चुराए? भले ही आज मेरे पास उनकी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं, लेकिन जल्द ही उनकी बेगुनाही सबके सामने साबित हो जाएगी। मैं इस समय आपसे और बहस नहीं करना चाहती, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। वैसे भी मुझे किसी चोर की पत्नी से बात करने का कोई शौक नहीं है। लता को उस आदमी पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो किसी तरह अपना गुस्सा पी जाती है। आए दिन लोग उसके पति को चोर चोर कहकर उसे ताने देते रहते, लेकिन वो आंसू के कड़वे घूंट पीकर अपना काम करती रहती।
लोगों को उसके हाथ के बने वड़ा पाव बहुत ही पसंद थे, इसलिए गांव में उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। वो वड़ा पाव बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाने लगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने वड़ा पाव बेचकर इतने पैसे कमा लिए। अब तो मैं आसानी से वकील की फीस भर सकती हूँ। बस जैसे तैसे जल्दी से मुकेश जी बेगुनाह साबित होकर घर आ जाए, उनके ऊपर लगा चोरी का कलंक मिट जाए। हे भगवान, आज मैं वकील साहब के पास जा रही हूँ। मुकेश जी को बेगुनाह साबित करने में हमारी मदद करना। लता पैसे लेकर वकील के पास जाती है। वकील भी अपनी फीस मिलते ही पूरी मेहनत से अपना काम करना शुरू कर देता है। वो जमींदार साहब के घर के पास अपना एक जासूस लगा देता है। तभी उन्हें जमींदार साहब की पत्नी के गहनों के असली चोर के बारे में पता चलता है। वकील का जासूस उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लेता है। बाद में जज साहब के सामने कोर्ट में उन सबूतों को पेश किया जाता है, जिसके आधार पर मुकेश को बेगुनाह करार करके जेल से रिहा कर दिया जाता है। जमींदार साहब भी अपनी गलती के लिए मुकेश से माफी मांगते हैं और सभी गांव वालों के सामने मुकेश बेगुनाह साबित हो जाता है। लता, अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं कभी जेल से बाहर नहीं आ पाता। लेकिन तुम्हारे पास वकील की फीस भरने के पैसे कहाँ से आए? मुकेश के ऐसा पूछने पर लता उसे सारी बात बताती है। उस दिन के बाद मुकेश भी लता के साथ मिलकर उसके वड़ा पाव के ठेले पर उसकी मदद करने लगता है। अब दोनों पति पत्नी मिलजुल कर अपने वड़ा पाव के ठेले को संभालते हैं और फिर कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखते।